दोस्तों, पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि ईरान से युद्ध में उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। अभी तक 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यानी अमेरिका पहली बार प्रेशर में दिखा और इसकी गवाही अमेरिका के रक्षा मंत्री और सबसे टॉप कमांडर ने आज दी है। As the president warned, an effort of this scope will include casualties. उधर ईरान ने आज कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, दुबई और कतर पर हमले और तेज कर दिए हैं। ज़्यादातर जो निशाना था वो अमेरिकी मिलिट्री के ठिकाने थे, अमेरिकी कंपनियां थीं। मिसाल के तौर पर कुवैत में सबसे बड़ा हमला हुआ, पहले एयरपोर्ट पे हुआ। सबसे बड़ा हमला कुवैत में अमेरिकी बेस पर हुआ, जहां पर ज़बरदस्त मिसाइल अटैक आज ईरान ने किया है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से भयानक धुआं उठ रहा है और आग के गोले देखे गए और आप कह सकते हैं कि अफरा तफरी पूरे बेस पर मच गई। उधर बहरीन के सलमान पोर्ट बंदरगाह पर आज अमेरिकी जहाज़ों पर फिर से हमला जो है ईरान ने बोला है। बहरीन अमेरिका का सबसे बड़ा नौसेना का बेड़ा है और यहाँ पर हमले लगातार होते जा रहे हैं। उधर दुबई में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद बहुत से अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैनिक दुबई छोड़कर रसल खैमा चले गए थे। ये रसल खैमा भी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में ही है और यहाँ पर होटलों में रुके थे और आज ईरान ने रसल खैमा पर भी हमला कर दिया। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि जिस तरह पिछले 24 घंटों में ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन हाइपरसोनिक यानी हाई स्पीड मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से चाहे सऊदी अरब हो या फिर कतर हो या फिर कुवैत हो या बहरीन हो, यहाँ के मिलिट्री एयर बेसिस पर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। रीज़न एक ही है, अमेरिका इन मिसाइलों को, इस टेक्नोलॉजी को रोक नहीं पा रहा है। आगे इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने भी आज ताबड़तोड़ हमले ईरान में किए। तेहरान में भी हमले हुए हैं, खासकर जो ईरान की फ़ौज है उसके दफ्तरों पर, उसके मुख्यालयों पर, उसकी बटालियनों पर हमले हुए हैं। इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी मारे गए और ईरान के कुछ छोटे छोटे शहर हैं उन पर भी हमले किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अटैक्स हैं, मिसाइल अटैक्स अमेरिका की तरफ से, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी के अलावा जहाँ जहाँ मिसाइल सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर है, उसको नष्ट करने के लिए ये किए गए। जो कैजुअलिटीज़ की फिगर आ रही है, अब तक 550 से ज़्यादा ईरानी नागरिक मरे हैं, जिसमें एक स्कूल के कुछ बच्चियां भी हैं जिनकी गिनती भी लगातार मौत की बढ़ रही है, तकरीबन 100 से ऊपर है। अब तेहरान से एक बड़ी खबर आज ये आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई की पत्नी, उनकी अस्पताल में मौत हो गई। 2 दिन पहले अली खामनाई के साथ उनकी पत्नी पर भी मिसाइल अटैक हुआ था। अली खामनाई की मौत हो गई थी, उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। अली खामनाई के दामाद और बेटी की भी मौत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जो तेहरान से आ रही है, ईरान की फ़ौज ने कहा है कि उसने आज मिसाइल हमला तेल अवीव में नेतन्याहू के दफ्तर पर किया है। यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया गया है, मिसाइल अटैक हुआ है। लेकिन इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने इस हमले को विफल कर दिया है, नेतन्याहू सुरक्षित हैं। उधर ईरान ने आज फिर साफ किया कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी हमले हो रहे हैं उसमें वहाँ की जनता, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। वहाँ की जो जनता है वो भाई समान है, बहन समान है, ये बातें कही गई हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये भी कहा गया है कि दुबई में, कुवैत में, बहरीन में और कतर में हमले जारी रहेंगे और ये हमले मिलिट्री बेसिस पर होंगे। जहाँ जहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेसिस हैं या अमेरिकी बैंक हैं या कंपनियाँ हैं, आईटी कंपनियाँ हैं, जो अमेरिकन हब्स हैं, चाहे फाइनेंशियल हब हो चाहे मिलिट्री हब हो, यहाँ पर हमले ईरान के जारी रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो इन ठिकानों से दूर रहे। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इजराइल के अलावा ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ पर ये हमले क्यों कर रहा है। भले मिलिट्री बेसिस पर कर रहा हो, लेकिन कुछ कमर्शियल और रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। वो हमले क्यों हो रहे हैं और आगे क्यों जारी रहेंगे, इसके पीछे मकसद क्या है? और यही सवाल आज मैंने ईरान में प्रोफेसर ज़मीर अब्बास साहब से पूछा। ज़मीर अब्बास साहब खामनाई साहब के निज़ाम से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं वो मीडिया सेंटर से लगातार ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। मैंने ये सवाल जब ज़मीर अब्बास ने पूछा तो उन्होंने एक एक करके उसका मकसद बताया कि क्यों ये हमले हो रहे हैं
खासकर दुबई में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में और आज सऊदी अरब में ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सुनिए जफर अब्बास साहब को, जो ईरान के शहर कुम से सीधे लाइव हो रहे हैं। प्रोफेसर ज़मीर अब्बास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा जो पहला सवाल है शुरू में कि एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जंग इजराइल के साथ आपकी हो रही है, जंग आपकी अमेरिका के साथ हो रही है, फिर आपने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर आज मिसाइल हमला कर दिया, ड्रोन हमला कर दिया, कुवैत में आप हमला कर रहे हैं, उसके अलावा दुबई में तो आपने बुरा हाल कर दिया है, यहाँ तक कि जो रिहायशी इमारतें हैं, होटल है या अमेरिकन कंपनियों के जो ठिकाने, वहाँ पर भी हमला हो रहा है। तो ये हमला तो ज़मीर साहब हम ये मान के चल रहे थे कि चलिए भाई ठीक है, यूएस एयरबेस पे हो रहा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल उस पर भी हमले हैं, और खासकर ये जो रिफाइनरी पे सऊदी अरब पे हमला हुआ, ये समझ नहीं आया। सबसे पहले तो ये है कि कल ही मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया था आपके शो में कि इस बार ईरान ने जंग शुरू होने से पहले क्लियरली तमाम गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस बार अगर शरारत हुई और आपकी जमीन से हमला हुआ तो ये बार सिर्फ अमेरिकन एयरबेस पे हमला नहीं होगा, बल्कि अमेरिकन तमाम इंटरेस्ट, मफादात, अमेरिकन एसेट्स जहां जहां हैं उन सब पे हमला होगा। ये नहीं हो सकता कि आप हमला करें और आप सेफ रहें। यानी आप अगर किसी के ऊपर हमला करते हैं और उसको अनसेफ करते हैं तो आपको सेफ्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए वॉर के अंदर, और ईरान के पास लीगल हक है। मैं एक चीज आपकी बातों से सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं कि ईरान ने इन शहरों पे हमला नहीं किया है, इन कंट्रीज पे हमला नहीं किया है, इन कंट्रीज में अमेरिकन एसेट्स पर हमला किया है। और ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारी इन कंट्रीज से जंग नहीं है, बल्कि इन कंट्रीज में रहने वाले अमेरिकन इंटरेस्ट पे मुश्किल है। अगर होटल में हमला किया है तो जब इन्हें पता था कि अमेरिकन सोल्जर्स पर बेस में हमला होगा तो इन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को, कमांडर्स को होटल्स में क्यों रहने दिया? क्यों होटल्स पनाहगाह बन गई? तो जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां हमला होगा। ये आयतुल्लाह खामेनाई के बकौल वो कहते थे कि मी जनीद मी खुरीद, अगर मारोगे तो मार खाने के लिए भी तैयार रहो, चाहे वो अमेरिकन फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, बिजनेस हाउसेज हो, कहीं पर भी अगर इन्होंने हमारे रहबर को मारा है, कहीं पर भी ये अपने आप को सेफ महसूस पूरे वेस्ट एशिया में नहीं करना चाहिए। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, पूरे वेस्ट एशिया से बैक पैक करें और वेस्ट एशिया से आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। प्रोफेसर ज़मीर, आपने कहा कि अमेरिकन को आप ड्राइव करना चाहते हैं, ईरान ड्राइव करना चाहता है। क्या हम ये मानें कि ईरान के जो हमले हैं, टारगेटेड हमले हैं मिसाइल के, ये ना सिर्फ यूएस मिलिट्री बेसिस पर होंगे, बल्कि जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, या फिर बैंक्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है या सिटी बैंक है, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं दुबई से, क्या इनको भी आप आने वाले समय में टारगेट कर सकते हैं? क्या ये भी आपके जद में है मिसाइल के? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखें, आहिस्ते आहिस्ते वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। इस वक्त उनके जहां पर मिलिट्री इंटरेस्ट है, आईटी इंटरेस्ट है, एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्योंकि जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से मैनेज होती है, उनके डेटा सेंटर से होती है। आज आईटी और टेक्नोलॉजी और वॉर, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने दोनों ने इसराइल के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रीटी एग्रीमेंट साइन की है, जहां पर उन लोगों ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड किया है गाजा में मजलूम बच्चों को मारने के लिए। तो ये एप्स्टीन क्लास वाली दुनिया है जिसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और वो लोग हैं जो घिनौने हैं, और पूरी दुनिया में जो उन लोगों ने बर्बरियत को फैला रहे हैं, जुल्म को फैला रहे हैं। ईरान सबसे मुकाबला करेगा जहां पर भी अमेरिकन इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल सेंटर्स को यहाँ के एक्सपर्ट्स ने कहा है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है कि फाइनेंशियल सेंटर्स को हमला किया जाए। लेकिन जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर वो बिजनेसेस, वो पोर्ट्स, वो एयरपोर्ट्स जो मिलिट्री को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हर जगह हमला होगा। और ये हमला करना ईरान का हक है, कानूनी हक है, और कानून के तहत ईरान हमला कर रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि शेर के दुम पे पैर रखो और बाद में ये कहो कि भाई हम पे हमला क्यों हो रहा है, तुमने दुम पे पैर रखा क्यों? तुमको दुम पे पैर रखने से पहले सोचना था। एक चीज़ और प्रोफेसर ज़मीर, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त ईरान में आप प्रोफेसर हैं, और इस निज़ाम के जो खामनाई का निज़ाम है, इस्लामिक गवर्नमेंट है, उसके आप बहुत करीब हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि क्या जो हमारे इंटरेस्ट से लाखों लाख हिंदुस्तानी भारतीय वो दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, दोहा में रहते हैं,
बहरीन में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, उनमें बहुत दहशत है और उनको लगता है कि ये हमले अगर तेज होंगे तो रिहायशी इलाकों पे भी मिसाइलें गिर सकती हैं। ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान कभी भी तारीख में कभी भी ईरान ने सिविलियंस पे हमला नहीं किया है। ईरान और इजराइल में बहुत फर्क है। इजराइल ने अभी तक ईरान पे जो हमला किया है, 600 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा छोटे बच्चे हैं। 165 बच्चियां एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल के अंदर हमले में मारी गई हैं। तो ईरान में और इजराइल में बहुत फर्क है। ये वही फर्क है जो हक और बातिल में है, राइट और रॉन्ग में है, इविल और गुड में है। तो ईरान क्लियर है कि ईरान कभी भी सिविलियंस पे हमला ना किया है, ना कभी सिविलियंस पे हमला करेगा। ये हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है कहीं भी ईरान का हमला करना। तो हमारे जो देशवासी हैं जहां पर भी हैं, अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह नहीं है जहां पर मिसाल के तौर पर अमेरिकन मिलिट्री वाले लोग रुके हुए हैं, ऐसी होटल्स में ना रुके। और दुबई और सऊदी और सब कंट्रीज को ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी होटल सेफ रहे, तो वो जिनको मिलिट्री में रहना है वो क्यों आके होटल्स में रह रहे हैं। देखिए, गौर करिए कि जब ईरान किसी मिलिट्री पर हमला करता है या मिलिट्री साइट पर हमला करता है, तो वो कानूनन वो उस मुल्क का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने कुवैत में एम्बेसी की बात की। कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी जो है, वहां पर कुवैत का कानून नहीं चलता, वहां पर अमेरिका का कानून चलता है। बिकॉज बाय लॉ दैट लैंड बिलोंग्स टू दैट कंट्री, नॉट टू कुवैत। तो अगर ईरान उनके एम्बेसी पे हमला कर रहा है, तो इट इज नॉट एन अटैक ऑन कुवैत, इट इज एन अटैक ऑन अमेरिका। मिसाल के तौर पर जो मिलिट्री साइट्स है उनकी, क्या कुवैती उसमें जा सकते हैं? क्या कुवैती पुलिस वहां जा सकती है? नहीं जा सकती है, बिकॉज दैट लैंड बिलोंग्स टू अमेरिका। तो अगर वहां पर ईरान हमला कर रहा है, तो ईरान एक्चुअली कुवैत में हमला नहीं कर रहा है, ईरान अमेरिका में हमला कर रहा है। ये व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए। और दीपक शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और व्यूअर्स से भी क्लियर करना चाहता हूं। आप देखें, 1941 में एक बार सिर्फ जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था, सिर्फ एक बार। अमेरिका को गुस्सा आया कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया जापान पे। उसके बाद से किसी कंट्री ने जुर्अत नहीं की अमेरिका को आंख दिखाने की। आप आज देखें अमेरिका की क्या हालत हो गई है, अमेरिका कितना कमजोर हो गया है कि आज हर घंटे आपको खबर आ रही है कि आज बहरीन में हमला हुआ, आज बहरीन में अमेरिकन एयरबेस पे हमला हुआ, अभी कुवैत में हुआ, अभी कोता में, अभी दोहा में हुआ, अभी कतर में हुआ, अभी CIA के 5 लोग मारे गए, अभी यहां पर हमला हुआ, वहां पर इतने लोग मारे गए। जो इरानियन डेटा है इंटेलिजेंस का, उसके हिसाब से 550 से ज्यादा अमेरिकन या मरे हैं या जख्मी हुए हैं इस वक्त। यानी बड़ी तादाद में उनकी मौतें हुई हैं। कभी नहीं हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यह बताता है कि ईरान का कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि सडनली जंग हो गई और ईरान को अब लग रहा है मुझे क्या करना है। इस जंग को ईरान ने 40 साल अपने आप को तैयार किया था इस जंग के लिए, और ईरान के पास इनफ एसेट्स हैं कि कल मैं एक मिलिट्री कमांडर की बात सुन रहा था कि अगर हम डेली 100 मिसाइल्स मारें तो 10 से 15 साल यानी तकरीबन 3 से 5 लाख हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान के पास है। ये ईरान को हल्के में ले रहे थे। ईरान इनको बता देगा कि ईरान क्या है, और अमेरिका हाथ पैर जोड़ के इस जंग से माफी मांग के बाहर निकलेगा। ये आप और मैं दोनों गवाह रहेंगे। हम लोग एक शो करेंगे इस जंग के खत्म होने के बाद। प्रोफेसर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि अली खामनेई जो आपके इमाम थे वो थोड़े से सॉफ्ट लाइन थे, लेकिन अब जो जिनके हाथ में हुकूमत है वो हार्ड लाइनर है। खासकर जो IRGC की जो यंग जनरेशन है, इस्लामिक जो आर्मी है, उसकी यंग जनरेशन जो है वो बहुत हार्ड लाइन है, और इसलिए अब हमले बहुत तेज़ हो रहे हैं और आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इजराइल में और हर जगह तबाही हो रही। क्या ये बात सही है कि खामनेई के बाद ये जो जंग है आपकी तरफ से और ज़्यादा तेज़ की गई है? देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई खुद आइडियोलॉजी नहीं थे। हमारे यहाँ आइडियोलॉजी इमाम हुसैन और करबला है, कुरान है और अहले बैत है। हमारे यहाँ का कानून ये है कि आप ना जुल्म कर सकते हैं ना जुल्म सह सकते हैं, ये कानून है हमारे वहां का। तो आयतुल्लाह खामेनेई कुछ कहते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो इमाम हुसैन ने कहा था, मौला अली ने कहा था, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था। तो ये उनका ही निजाम है। आयतुल्लाह आराफी इस वक्त लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, टेम्पररी सुप्रीम लीडर नहीं है। ईरान में 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस है और आयतुल्लाह आराफी है। और बाद में जो है सुप्रीम लीडर सेलेक्ट किया जाएगा, वो मजलिस खुबरेगान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा। ये आपके लिए और हमारे लिए क्लियर होना चाहिए दीपक जी कि ईरान में इस जंग के लिए अपने आप को 40 साल तैयार किया है। 40 साल,
क्योंकि उन्हें पता था कि ये अमेरिका जो इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट है, जब तक आपकी तमाम रिसोर्सेज को निगल ना ले तब तक ये आपको छोड़ेगा नहीं, और ईरान कभी भी जिल्लत की जिंदगी कबूल करेगा नहीं। तो कभी ना कभी टकराव होना था, और ये टकराव के लिए ईरान ने अपने आप को 40 साल तैयार किया है। तो इस वक्त आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, चाहे आयतुल्लाह अराफी आए, चाहे आयतुल्लाह मकारिम शिराजी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज प्लान सेट है, क्या करना है बिल्कुल क्लियर है, और एंड गोल भी क्लियर है। फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक ईरान के लिए, ईरानी अवाम के लिए, ईरानी कौम के लिए, ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ईरानी मिलिट्री के लिए, ईरानी बसीज के लिए, ईरानी सिपाह के लिए, सबके लिए क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अली खामनाई शहादत से पहले, अपनी मौत से पहले सब कुछ लिखा पढ़ी में बता गए थे कि क्या क्या होगा, कौन किसकी जगह रहेगा, किसका क्या रिप्लेसमेंट होगा। चलिए, मैं इस चीज़ समझ गया। लेकिन मैं आज एक ट्रम्प का बयान है, ट्रम्प ने कहा है कि 4 हफ्ते मुझे और चाहिए ईरान को नेस्ता नाबूद करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। 4 हफ्ते में सारी टॉप टू बॉटम लीडरशिप हम इनकी ख़त्म कर देंगे, इनके मिसाइल के जितने सेंटर्स हैं वो हम ख़त्म कर देंगे, 4 हफ्ते में हम ये जंग जीत लेंगे, ये ट्रम्प का कहना है। क्या आपको लगता है कि 4 हफ्ते से ज़्यादा ये जंग चल सकती है, और ईरान के पास जो गोला बारूद मिसाइल है वो लंबे वक्त तक की है? मैंने आपको कहा कि ईरान 15 साल तक के लिए हर रोज अगर 100 मिसाइल भी मारे तो ईरान की मिसाइल्स खत्म नहीं होंगी, ये मिलिट्री कमांडर ने खुल के कहा है। मैं एक कल वीडियो देख रहा था जो अभी पिछले जंग में शहीद हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है कि वो मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं तो अपने हदफ से करीब होती है तो वो 80 डिफरेंट लोकेशंस पर हमला कर सकती है एक मिसाइल, और कहा कि अगर ऐसी हम 100 मिसाइल्स एक साथ छोड़ेंगे तो 8000 डिफरेंट लोकेशंस पर एक साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकती है। तो ईरान ने अभी सरप्राइजिंग फैक्टर्स जो हैं वो अभी तक दिखाए नहीं है, अभी तो जंग की शुरुआत है, अभी तो कचरा फेंक रहा है ईरान। अभी ईरान की तरफ से जो मिसाइल जा रही है वो इनके एक्सपर्ट्स का कहना है ये हमारी बहुत बहुत ही बेसिक लेवल के मिसाइल्स हैं, और अभी ज्यादातर हमले मिसाइल से भी नहीं ड्रोन से हो रहे हैं। तो जब जंग एक्चुअली जो है, मैं ये क्लियर कर दूं, ट्रंप को ये पैगाम क्लियर कर दूं कि जंग शुरू अमेरिका ने की है, बिल्कुल क्लियर वार्निंग के साथ। ईरान ने कहा था रेड लाइन क्रॉस नहीं करना, अगर क्रॉस करोगे तो पछताओगे। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म वो नहीं करेंगे, खत्म ईरान करेगा, ईरान डिसाइड करेगा कब कहां कैसे जंग खत्म होगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये बात सही है कि ईरान का जो टारगेट है वो जो 2 जंगी जहाज़ हैं, एक यूएसएस फोर्ड जो इजराइल के पास खड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर, और दूसरा जो दुनिया का सबसे खौफनाक जंगी जहाज़ है यूएसएस अब्राहम लिंकन, क्या ये दोनों जहाज़ आपके टारगेट में हैं? क्योंकि अली खामनाई ने कहा था एक तकरीर में कि हमारे पास वो हथियार हैं जो इन जहाज़ों को डुबो सकते हैं। जी, ये जब सही, ईरान बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ने कल 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारा है अब्राहम लिंकन की तरफ, और अब्राहम लिंकन से जो प्लेन्स उड़ के बहरीन गए थे, बहरीन में भी उन प्लेन्स को पीछा करते हुए बहरीन में भी ईरान ने मारा है। तो ईरान के पास मारने की कुव्वत है, ईरान मार सकता है, कब कहां और कैसे ये ईरान की मिलिट्री खुद डिसाइड करेगी, लेकिन डेफिनेटली ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि अब्राहम लिंकन जो इनकी गुरूर तकब्बुर की निशानी है पूरी दुनिया में, इनके तकब्बुर को चकनाचूर ईरान करके रहेगा। और दुनिया में जितने मजलूम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, गाजा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो नफरत करते हैं दुनिया में जालिमों से और मजलूमों से मोहब्बत करते हैं, उनके दिल को ईरान जरूर खुशहाल करेगा। जी, अली खामनाई के बारे में कुछ जानकारी है कि उनकी बॉडी कब मतलब दफन होगी? कुछ इस तरह का कोई तारीख आई है क्या? नहीं, एक कोई प्रोसेशन ऑफिशियल इस निकलेगा? तरफ नहीं, कोई ऑफिशियल इसके बारे में कोई खबर नहीं है, और ईरान की आवाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू भी नहीं है। मैं दीपक जी, आपको कल रात को मैं 11 बजे मैं मीडिया सेंटर से जब घर जा रहा था तो मैं ड्राइव करके जा रहा था, तो जंग की सिचुएशन में आप देखते हैं कि भाई लोग घर में रहते हैं, लेकिन 11 बजे हर नुक्कड़ पर कई 100 लोग जमा थे ईरान के फ्लैग के साथ। ईरान में इस वक्त मूड ये है कि जंग के टाइम लोग रास्ते पे हैं, और आपने शायद वीडियोस देखे होंगे कि ऊपर मिसाइल्स हैं, ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर, उनके फाइटर जेट्स हैं, और नीचे लोग खड़े रह के नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, हैदर 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 हैदर। तो ईरान में जो मूड इस वक्त है वो ये नहीं कि तदफीन कब होगी, ईरान में मूड सिर्फ एक है, इंतकाम कब लिया जाएगा और अमेरिका को जलील कैसे किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपका। आपने बहुत सी चीज़ें बताई, और आपने ये भी कहा कि ये जो जंग है जारी रहेगी। 4 हफ्ते ट्रंप ने दिए हैं, लेकिन 4 हफ्तों से कहीं ज़्यादा कई साल का गोला बारूद आपके पास है। और आपने ये भी बताया कि यहाँ पर 2 करोड़ जो लोग हैं ईरान के, वो मिलिट्री ट्रेनिंग कर चुके हैं, यानी फ़ौज जो है वो
10 लाख 5 लाख की नहीं, 2 करोड़ की फौज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से अपडेट करते रहे जंग के माहौल में। जी। आप लाइव हुए कुंभ के मीडिया सेंटर से। थैंक यू सो मच, प्रोफेसर जमीर, फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।